हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड पार्ट में भी हम लोग वही स्टडी करते हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया। वैसे स्टडी करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इस पार्ट में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, पोटेंशियल, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा और क्वाइट ईजी भी होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड पार्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें मेन अपना जो आता है वो गॉस लॉ ही आता है। ठीक है, गॉस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, थोड़ी सी टर्म्स, थोड़े से डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉइंट चार्ज होता है, कोई भी चार्ज होता है तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज, है ना, इनसाइड द चार्ज, और चार्ज की तरफ आता है अगर नेगेटिव है, और पॉजिटिव होता है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज क्यू है। ठीक है, यहाँ पे कोई मान लीजिए हमने सरफेस रखा है ना, कोई सरफेस रखा है, कोई एरिया, इसका पर्टिकुलर एरिया मान लीजिए ए है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे इस टाइप से। हम जानते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो क्या है, स्फेरिकल है, तो चारों दिशा में निकलेगी। हम लोग इस पॉइंट के बारे में बात करें, अगर इस सरफेस के बारे में बात करें तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो फ्लक्स जो है यही है। समझ में आ रही मेरे बात? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, जैसे मैं बोलूँ एक लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस टाइप की जितनी लाइंस हैं जो इस एरिया से पास होती हैं तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इस फ्लक्स को हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई फाई। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, और फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, पहली चीज फ्लक्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है एरिया एज अ वेक्टर। एरिया एज अ वेक्टर, अभी तक हम लोगों ने एरिया के बारे में पढ़ा था तो हम जानते थे कि एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी काफी आवाजें आ रही है इधर उधर से। ठीक है, इसलिए रात के टाइम पे प्रीफर करता हूँ शूट करना, कोई नहीं। ठीक है, चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं एरिया एज अ वेक्टर। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि अभी तक हम लोग एरिया को क्या स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, सपोज दिस इज द सरफेस। ठीक है, एरिया वेक्टर जो होता है, मान लीजिए सरफेस का एरिया जो है वो एस है। ठीक है, सरफेस का एरिया कितना है, एस है। ठीक है, तो वेक्टर एस इज रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस एरिया इनटू में एन वेक्टर। ठीक है, ये जो एन वेक्टर है, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका सरफेस एरिया वेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई सरफेस कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड, इनवर्ड। ठीक है, मतलब ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर ही सरफेस का एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए ये मैं अपने पाम का एग्जांपल लूँ, अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, तो इसको अगर मुझे एरिया वेक्टर लेना होगा तो इट्स एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द बेसिक अबाउट द जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें
उसमें इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ होने वाला है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, है ना। पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। और एरिया एज अ वेक्टर, एरिया एज अ वेक्टर क्या होता है? जैसे कि हम लोग एरिया निकालते थे, एरिया वैसे ही निकालेंगे, बस यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे एरिया का, ठीक है। और उस एरिया को जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा ही सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या था? फ्लक्स को हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो फ्रॉम डेफिनेशन वी कैन से दैट फ्लक्स कैन बी रिटन एज phi is equals to integral of E dot dt, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है डेफिनेशन से। फ्लक्स का जो डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वहाँ से उस डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। अगर आपका ए कांस्टेंट हो जाए, मान लीजिए आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ ई इज कांस्टेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? phi इज इक्वल्स टू ई डॉट डी, या फिर अगर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ई डॉट ई ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा? phi इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, सपोज दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें हमने कोई एरिया रख दिया कुछ इस टाइप से, और ऐसा है कि ये जो एंगल बना है वो थीटा है, ठीक। तो अपने को पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये जो सरफेस रखा हुआ है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अगर इसका सरफेस एरिया मान लीजिए ए है, तो ये जो एरिया आएगा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसकी वैल्यू कितनी होगी? उस एरिया का प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी होगी? ए कॉस थीटा, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन से दैट थीटा इज नथिंग, है ना। ये यहाँ से भी आप निकालोगे तो थीटा आएगा। तो थीटा इज नथिंग बट इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। तो वी कैन से दैट phi कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ई ए cos थीटा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग लिख सकते हैं phi इज इक्वल्स टू ई इंटू में ए। अगर सरफेस एरिया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आंसर देखिए phi अपॉन में ए। तो इस तरीके से phi के टर्म में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्लक्स phi इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, ठीक है, इसको यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक पॉइंट चार्ज एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपका एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है। इसकी वजह से फ्लक्स निकालना है अपने को, इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो फ्लक्स निकालने के लिए मान लीजिए हमने क्लोज सरफेस ले, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, रेडियस आर, ठीक, रेडियस आर। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से वो किधर होगी? आउटवर्ड होगी, इस टाइप से। हम लोग जानते हैं इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। चारों तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। आप कहीं भी देखो सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ये है,
यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ही तो होगा, कहीं पे भी देखिए है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर भी। मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया वेक्टर इज व्हाट, 0। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका जो फाई है, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू में ए इंटू आपका एंगल कितना है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज ई इंटू में ए। ठीक है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइव इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और एरिया अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, सर्किल। लेकिन और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है, गौर करिए तो ये क्या है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल सरफेस बनता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ दिस स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको फाई की वैल्यू मिलेगी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इन अ क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस में, कोई भी क्लोज सरफेस, जरूरी नहीं है कि ये स्फेरिकल ही हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ये क्लोज सरफेस आपका स्फेरिकल हो, या आपका स्क्वायर मतलब क्यूब, क्यूबाइड, या फिर कोई भी इरेगुलर सरफेस भी हो सकता है ना। किसी भी टाइप का अगर आपका क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उसकी वजह से फ्लक्स होगा सरफेस पे, उसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, क्यू इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, देखिए पॉइंट चार्ज क्यू भी आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, पक्की बात है, देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इसी में एक पॉइंट और आता है, मान लीजिए कोई सरफेस, क्लोज सरफेस है, ये रखा हुआ है क्लोज सरफेस ये, और यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, तो इसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू इस सरफेस पे कितनी होगी। ठीक, तो देखिए फ्लक्स की लाइन से यहाँ जा तो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ से जा रही है, बिल्कुल जा रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर गई उतनी क्या हुई है, बाहर निकली है। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब अगर कोई भी चार्ज आउटसाइड द सरफेस होगा तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स उसके अंदर जा रही है उतनी क्या हो रही है, बाहर भी निकल रही है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो अभी जो एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने समझा है उससे क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है, आइए देखते हैं। जैसे कि बाल बड़े हो गए, जैसे कि हमने लिखा था फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आया था, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और हम जानते हैं फ्लक्स की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये लूप है ना, इसको हम लोग, ये किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। जब भी क्लोज्ड सरफेस होगा तो फ्लक्स को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो सर्किल है क्या दिखा रहा है, क्लोज्ड लूप। क्लोज सरफेस, क्लोज लूप के लिए आपका फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा, जिसकी वैल्यू ई डॉट डी ए होता है, इंटीग्रल जी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर कोई पॉइंट चार्ज है Q1, Q2 और बाहर एक पॉइंट चार्ज है Q3। ठीक है, तो इसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन दिस केस। ठीक है, तो हम जानते हैं जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज बाहर है आपके लूप से, क्लोज सरफेस से बाहर, तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 मतलब फ्लक्स ड्यू टू 1, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट,
इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। सेकेंड की वजह से Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। एंड Q3 इज इक्वल्स टू Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि फाइव की थर्ड की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस के अंदर जाएगी उतनी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो हम लोग नेट फ्लक्स की बात करें तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5(1 + 5(2) दैट इज इक्वल्स टू Q1 + Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 5 नेट की वैल्यू क्या है, Q1 + Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 और Q2 कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जो इस सरफेस, इस क्लोज सरफेस पे क्या है, अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, phi = Qin अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये Qin क्या है, Qin जो है वो है चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसको हम लोग Qin से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक और सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है फ्लक्स का, कि फ्लक्स इज नथिंग बट द चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q3 को लेंगे क्योंकि रीजन आपको पता है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से अंदर जाएगी उतनी ही बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से अगर इसमें फ्लक्स नहीं है तो क्या इसकी वजह से फील्ड नहीं होगा, फील्ड है लेकिन फ्लक्स नहीं है, नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अभी तक जो हमने सीखा है उससे हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, और इसकी वजह से अपने को फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हमने क्या बोला था कि हम इस चार्ज को किसी सरफेस के अंदर क्लोज कर दें, ठीक है, और इस क्लोज सरफेस की वजह के ऊपर जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, phi = Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग हमने लिखा था Q phi = Qin अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Qin की वैल्यू कितनी है, Q है, ठीक। तो ये जो वर्चुअल, ये जो हाइपोथेटिकल सरफेस हमने बनाया है, इसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं क्या, गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस इसी को बोलते हैं, वो किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे कि डिफाइन करने के लिए पॉइंट चार्ज के लिए मैंने क्या ले लिया था, एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया था, ठीक है। तो उसी स्फेरिकल सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। एंड दिस माइडिया दिस क्या, phi = Qin अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप E डॉट dA, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गॉस लॉ, यही गॉस लॉ है, ठीक। दिस इज द गॉस लॉ, कि फ्लक्स विद इन द सरफेस विल बी गिवन बाय Qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिए, क्वेश्चन देखते हैं इसको, कुछ एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं, सिंपल समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए 3 कंडीशन है अपने पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक। सबका रेडियस r है, फर्स्ट केस है, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट केस में आपका चार्ज जो है, आपको फाई की वैल्यू बतानी है, फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट केस में चार्ज जो है वो यहाँ रखा हुआ है, सेकंड केस में चार्ज जो है वो यहाँ रखा हुआ है, थर्ड केस में चार्ज जो है वो सेंटर में रखा हुआ है, ऐसे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्लोज सरफेस है, वो क्लोज सरफेस नहीं है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सेकंड केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, और थर्ड केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस में अगर आप देखिए तो पॉइंट चार्ज Q जो है वो क्या है, वो सरफेस, क्लोज सरफेस के बाहर है, और अगर कोई भी चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर होती है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। आगे बात समझ। सेकंड देखिए,
सेकंड केस में चार्ज है वो क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, और क्लोज सरफेस के अंदर जो आपका फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू इन की वैल्यू कितनी है, क्यू है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थर्ड देखिए आपका सरफेस क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, क्लोज सरफेस नहीं है, लेकिन ये बोल दिया गया है कि जो चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर में रखा हुआ है। जब सेंटर में हमने चार्ज को रखा है तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा, देखिए इसकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो आधा स्फीयर तो ये कवर करेगा, लेकिन आधा स्फीयर में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि आधा ही कवर हो पाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू जस्ट हाफ हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए है। स्क्वायर प्लेट के सेंटर से a/2 हाइट पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, और उसकी वजह से पूछ रहा है कि प्लेट के ऊपर फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर फिर से समझिए। स्क्वायर प्लेट है, साइड ए है, स्क्वायर प्लेट के सेंटर से a/2 हाइट पे पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, तो प्लेट का साइड कितना है, a है। ठीक है, सेंटर से a/2 हाइट पे यहाँ पे समथिंग यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, उस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से पूछ रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अपने को पता है कि क्लोज सरफेस के लिए फॉर सॉल्व कर रहे हैं इसको, फॉर क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो क्यों ना इसको क्लोज कर दिया जाए। देखिए अगर इसको क्लोज करने जाएंगे तो क्या करेंगे आप, इधर से एक वॉल उठाएंगे, इधर से वॉल उठाएंगे, इधर से वॉल उठाएंगे, इधर से वॉल उठाएंगे और ऊपर से ढक देंगे। ठीक है, मतलब टोटल कितने सरफेस हो जाएंगे, 6 सरफेस हो जाएंगे। ठीक है, और चूंकि ये चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो फ्लक्स होगा वो जो 6 सरफेस है आपके, वो जो 6 सरफेस है वो 6 सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका फ्लक्स। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस पे सिंगल, किसी भी सिंगल सरफेस पे, सिंगल वॉल पे, ठीक है, सिंगल साइड पे जो फ्लक्स गिरेगा, जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल आंसर है। बात समझ में आ रही है, टोटल 6 है। देखिए आप रूम के अंदर खड़े हो जाइए और देखिए कितनी दीवार दिख रही है आपको, दीवार मतलब कितनी सरफेस दिख रही है। ठीक है, एक नीचे एक ऊपर और 4 साइड में, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। और हमने चार्ज तो कहाँ रखा है, रूम के बीचों बीच रखा है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स अपने 6 सरफेस पे। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा, मेरे को पता है टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक पे कितना आएगा, 6 पार्ट आएगा, 1 अपॉन में 6 पार्ट। ठीक है, तो ये आंसर सिंपल। देखिए क्वेश्चन है, एक पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, वो एक डिस्क से, दिस इज द डिस्क से L डिस्टेंस पे, डिस्क के एक्सिस पे रखा हुआ है और डिस्टेंस कितना है, L है। ठीक है, डिस्क का रेडियस R है। पूछ रहा है कि इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी डिस्क पे। हम जानते हैं कि देखिए ये जो चार्ज है, चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, सॉरी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपके फाई की वैल्यू हो जाएगी, फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो वैल्यू होगी वो टोटल चार्ज की, इस चार्ज की वजह से टोटल सर चारों तरफ होगी, है ना। अगर मान लें कि ये इनफाइनाइट तक जाए तो इनफाइनाइट तक हम अगर क्लोज लूप ले लें तो उसकी वजह से यहाँ पे क्यू की वजह से उस सरफेस पे आपके फ्लक्स की वैल्यू उतनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर पूछा है कि सिर्फ इस डिस्क पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस पार्ट को कवर करेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है। अपन क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे जा करके dx का छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि इस स्ट्रिप पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये x है तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, मान लिया कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं dA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटा सा जो एरिया है dA 2 पाई x dx। ठीक है, तो छोटा सा फ्लक्स 5 d5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E डॉट dA, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन में L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, KQ अपॉन में L स्क्वायर। ठीक है,
कि ये हो गया आपका ई डॉट डी 2πx dx, ये डी फाई की वैल्यू होगी। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसी को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी फाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में 2πx dx। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस टाइप से निकलेगा, और एरिया वेक्टर अगर डिस्क का एरिया वेक्टर देखिए तो एरिया वेक्टर ये है, तो एंगल ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी आपका डी फाई जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक, ये आपका ई डॉट डी ए, ये थीटा इधर कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए की वैल्यू हम लोग निकाला है यहाँ पे, है ना, कितना हो जाएगा देखिए, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक्स डी एक्स, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस की वैल्यू कितनी है, एल, हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो डी फाई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एल यहाँ पे लिख लीजिए एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, कहाँ से कहाँ तक, 0 से फाई तक। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए कहाँ से, 0 से r, रेडियस एक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करें, 0 से r तक। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। हम लोगों ने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो मैं लिखता हूँ जो आपका फाई आएगा, फाई की वैल्यू हो जाएगी क्यू इनटू एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 से, ये है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस कितना होगा, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट रखेंगे, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू एल अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लोअर लिमिट एक्स की वैल्यू 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में एल माइनस अपर लिमिट एक्स की वैल्यू आर रखेगा, 1 अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगी फ्लक्स की वैल्यू ऑन दैट डिस्क। डिस्क पे जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, इंटीग्रेशन का अच्छा खासा यूज हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इस पर। अब अगर फ्लक्स की वैल्यू ऐसे ना निकाल के किसी और तरीके से सिंपल वे में निकाले, ठीक है, उसी के स्टडी करने के लिए हमने आप ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कराया ताकि आप देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं किस टाइप का हमारा प्रोसेस होता है, एक्चुअल प्रोसेस जो होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। अगर सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे तो गॉस लॉ की हेल्प से इसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही छोटे सिंपल स्टेप्स में, कुछ ही स्टेप्स में इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ ये मतलब था कि आप समझें कि फ्लक्स को एक्चुअली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, और गॉस लॉ को यूज करके इसी कैलकुलेशन के बिना, ये इंटीग्रेशंस वगैरह यूज किए बिना सॉलिड एंगल और गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल और उस सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन इन द गॉस लॉ। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन पिछले चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, अभी जो पढ़ा है ये बेसिक है, तो इसके अच्छे से टाइम दीजिए, ध्यान दीजिए, समझिए कि क्या बोला गया है, क्यों बोला गया है, कैसे सॉल्व किया गया है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगा है, उन सब चीज़ों को देखिए, समझिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।